भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभाले? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं वेव अखबार लाइव। आज 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर बहुत दुखद है। आज फिर एक भारतीय छात्र की मौत हुई यूक्रेन में। हालांकि इस छात्र की मौत का कारण गोलीबारी नहीं, ब्रेन हैमरेज है। 2 फरवरी को उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन वो कोमा में चला गया। आज उसकी मौत हो गई। चंदन जिंदल नामक इस छात्र के परिवार के लोग जो उसकी सेवा के लिए वहां गए थे, वो इस युद्धग्रस्त इलाके में फंस गए हैं। दूसरी खबर, आज फिर सरकार ने देश के लिए जो काम किया, देश के नागरिकों को या देश के छात्रों को यूक्रेन से निकालने की जो कोशिशें की गई, उसका चुनावी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को वापस निकाला गया है और किस तरीके से सरकार कितनी संवेदनशील है, वो किसी भी छात्र को वहां नहीं छोड़ेगी। विदेश मंत्रालय बोलता है। प्रधानमंत्री ने, हालांकि जो खबरें छपी हैं उसके हिसाब से उनका कहना है कि करीब 1000 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय कहता है कि 17,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। कैसे छोड़ा है इसका जिक्र उनका नहीं है। इसके साथ ही आज फिर एक एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय दूतावास के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि ये छात्र खार्किव को तत्काल छोड़ दें। कैसे छोड़ें, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इसका जिक्र नहीं है। बस यह है कि आप छोड़ दें। और यह एडवाइजरी तब जारी की गई है जबकि कल रात में कीव के भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है और सारे कर्मचारियों को रेस्क्यू कर लिया गया। आप उन छात्रों को उनके हालात पर छोड़कर वापस चले आए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। आप जब सवाल ज्यादा पूछते हैं तो आपको
आपके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। एक पूरी जमात ऐसी तैयार हो गई है। हम देखते हैं भारतीय छात्रों के कुछ वीडियोस जो यूक्रेन से वो लगातार भेज रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और सवालों पर बात करेंगे। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए। पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? सवाल यह है कि साल 2009 में भारत के विदेश मंत्रालय ने आपदा और युद्ध की स्थिति में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF का गठन किया था। इस फंड में विदेशों में रहने वाले भारतीय ही डोनेट करते हैं। इस फंड का इस्तेमाल युद्धग्रस्त इलाके में फंसे गए लोगों को निकालने के लिए किया जाना था। अगर दिसंबर 2021 के सरकार के पार्लियामेंट में दिए गए जवाब को अगर हम सही माने तो इस फंड में तो 474 करोड़ रुपया था। इसमें से करीब 44 करोड़ रुपए सरकार ने कोरोना आपदा में खर्च कर दिया। तो 430 करोड़ रुपया अभी भी सरकार के पास है। तब सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने इतने फंड होने के बाद भी इन छात्रों को निकालने में इतनी देरी क्यों की, या फिर इंडियन एयरलाइंस को, जो आजकल टाटा जी के पास है, इतना किराया बढ़ाने की अनुमति क्यों दी? सरकार ने उन टिकट पर सब्सिडी क्यों नहीं दी? ये एक सवाल खड़ा होता है।
अब सरकार, अगर विदेश मंत्रालय ये दावे करता है कि 17,000 लोगों को निकाला गया, तो फिर विदेश मंत्रालय को यह भी बताना चाहिए कि वहां से निकालने का सरकार की तरफ से क्या प्रयास हुआ, या ये बात मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी 4 मंत्रियों को भेजने का जिक्र तो करते हैं, मोदी जी यहां से भेजे गए विमानों का जिक्र भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब पोलैंड पर छात्र पिट रहे थे, जब रोमानिया के बॉर्डर पर यह लिख दिया गया था इंडियंस आर नॉट अलाउड, तब आपकी सरकार और आपका दूतावास क्या कर रहा था। जो विजुअल्स आ रहे हैं या जो वीडियो आ रहे हैं वो हृदय विदारक है। किस तरीके से छात्र पैदल चले, यह घटना हमको कोरोना फर्स्ट फेज में अचानक लगाए गए लॉकडाउन की याद दिलाता है। बहरहाल, एक और बड़ा सवाल जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल के द्वारा स्प्रेड किया जा रहा है, एक तबका जो बीजेपी का समर्थक है उसके द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने मोदी को भी से पूछकर बच्चों को विदेश में भेजा था क्या। हिंदुस्तान में हर साल 18 लाख बच्चे मेडिकल की नीट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। सरकार के पास केवल 67,000 सीट्स हैं। इसमें आधी सीटें, अगर आरक्षण में आधी सीटें मान लिया जाए, लगभग 40% 45% जो आरक्षण है उसको हटा दिया जाए, तो व्यापम जैसे घोटाले होते हैं इस देश के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। तो जो मध्यम वर्ग है, जो अपर क्लास है, वो अपने बच्चों को यूरोप भेजता है। बीजेपी के तमाम मंत्रियों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। तब जो मध्यम वर्ग जो है, तब जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग का तबका है, वो अपने बच्चों को इन छोटे देशों में भेजता है, यूक्रेन जैसे देशों में, जहां पढ़ाई हिंदुस्तान की तुलना में सस्ती है। ये ऐसा देश है जहां पर फीस की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कॉलेज कभी भी फीस बढ़ा सकता है। ये वो स्थान है, ये वो प्रदेश है, देश है, ये वो देश है जहां एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। और ये वो देश है जहां पूरी हायर एजुकेशन गेस्ट टीचर्स के भरोसे चल रही है। और ये वो देश है जहां शटडाउन जेएनयू और शटडाउन एएमयू जैसे कैंपेन चलते हैं। वो देश के लोग और वो देश के आईटी सेल के लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में क्यों भेजते हैं, और अगर भेजा था तो क्या आपने मोदी जी से पूछा था। दूसरा सवाल, कल भी मोदी सरकार के एक मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बच्चे यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें 90% वो हैं जो नीट पास नहीं कर पाते। ये शर्म की बात है कि भारत सरकार के मंत्री भारत सरकार के बनाए नियमों को ही नहीं जानते, या उनकी क्या गाइडलाइन है उसकी जानकारी ही उनको नहीं है। जो बच्चा नीट पास करके यूक्रेन नहीं जाता, जो बच्चा नीट नहीं पास करता है और विदेश के किसी भी दूसरे देश में जाता है, वो अमेरिका हो, वो ब्रिटेन हो, वो नीदरलैंड हो, वो यूक्रेन हो, वो इंडोनेशिया हो, वो फिलिस्तीन हो, वो बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, वो रूस हो, वो वापस भारत नहीं लौट सकता, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होनी है वो हर देश के लिए है। और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अभी भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो एमसीआई को खत्म करके नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया है, एनएमसी, वो ये कहता है कि भारत में पास होने वाले जो मेडिकल, जो एमबीबीएस करेंगे, उनको भी स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। तो जब स्क्रीनिंग टेस्ट आप जिन विदेश से आने वाले बच्चे जो देते हैं उसके लिए जब नीट क्वालिफाई है, तो अगर कोई बच्चा अगर नीट पास करके नहीं, बिना पास किए विदेश में पढ़ने जाता है तो वो लौटकर हिंदुस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है। और अगर इतनी स्पष्ट जानकारी भी इस देश के मंत्री को नहीं है तो निश्चित तौर पर वो मंत्री नहीं, ट्रोल आर्मी के मेंबर हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।